हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्टीरियो वाले में भी हम लोग मेनली तो हम लोग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में अगर ऐसे डिवाइडेशन करा हो तो मैं आपको लिख के बताता हूँ कि किस तरह से डिवाइडेशन है। आइसोमेरिज्म जो है उसको एक तो स्ट्रक्चरल और एक कौन सा बोला मैंने अभी, स्टीरियो। तो स्टीरियो आइसोमर्स में दो पार्ट हमने पढ़े हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, लेकिन ये कन्फर्मर्स एंड कॉन्फिगरेशनल इस तरह से डिवाइड करते हैं। और कॉन्फिगरेशनल में दो तरह से डिवाइड करते हैं फिर से, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल के अंदर हम लोग सिस ट्रांस देखते हैं, सिन एंटी देखते हैं, सिन एंटी हम लोग इसमें ई जेड देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हम लोग आर एस नोमेनक्लेचर देखते हैं, डी एल देखते हैं, स्मॉल डी स्मॉल एल देखते हैं। ये प्रैक्टिकली होता है, बाकी सब तो रिलेटिव है। ये रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा भी हम लोग इनेंशियोमेरिज्म क्या होता है, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं वो देखते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इसके भी दो क्वेश्चन मैंने आज वाली लेक्चर में ऐड किए हैं कि कब रिलेशन कैसे निकालना है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल को हमने डिटेल में कर ही लिया, जिसमें हमने 6 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़े थे। तो आज हम लोग कन्फर्मर्स की तरफ जा रहे हैं। कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलो या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलो, मुझे पर्सनली लगता है कि ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर होने के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए। कन्फर्मर्स आर इंटरकन्वर्टेबल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, वो रूम टेम्परेचर पे 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो दोनों जो फॉर्म है वो सेपरेबल नहीं है। हम उसको ऐसा बोलेंगे नॉन रिजॉल्वेबल। 2 फॉर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि इनेंशियोमर है, जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले 2 इनेंशियोमर हैं, उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। वो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, उन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, 3D ओरिएंटेशन अलग अलग है। इस वजह से वो 2 मॉलिक्यूल है अलग अलग, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, तो हम उनको आइसोमर बोल रहे हैं, पर उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये रिजॉल्वेबल होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल का मतलब समझ में आ रहा है, हम 2 को अलग कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स है अलग अलग सेपरेट करने के लिए। इसी तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो भी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कन्फर्मर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कन्फर्मर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वापस से इस पे आ जाते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए, ये समझने से पहले हमको प्रोजेक्शन समझने पड़ेंगे। एक साइंटिस्ट थे न्यूमैन और एक साइंटिस्ट थे सोहर्स। दोनों ने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के 2 सिंपल से तरीके बताए। इस मॉलिक्यूल का नाम आपको पता ही है, क्या है ये? 2 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईथेन। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक है सोहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये क्या करते हैं, ओवरलैप करके देखते हैं। जैसे ये कार्बन है, तो पीछे वाला जो कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। तो बैक वाले कार्बन को हमेशा वो सर्कल से बनाते हैं, और उसके जो हाइड्रोजन्स हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये उसके हाइड्रोजन है पीछे वाले के। ठीक है, फ्रंट वाला, ये तो बैक हो गया, फ्रंट वाला है, उसके उस कार्बन को ये बनाते हैं डॉट से। किससे बनाते हैं? डॉट से। यहाँ 2 कार्बन दिखने चाहिए आपको, एक तो बैक वाला जो सर्कल की फॉर्म में है और एक फ्रंट वाला जो डॉट की फॉर्म में है। इसके भी तीनों वैलेंसीज को हम लोग ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ठीक लगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यहाँ पर भी क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। तो आप ओवरलैप फॉर्म में जब भी देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन के ऊपर मैंने ग्रीन कलर से तीनों हाइड्रोजन अटैच किया है, बैक वाला जो है वो सर्कल की फॉर्म में है और तीनों हाइड्रोजन को अटैच किया है। ठीक है, सिमिलरली सोहर्स क्या करते हैं,
एक टिल्टेड बॉन्ड की फॉर्म में शो करते हैं। टिल्टेड बॉन्ड है, एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉर्नर दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। इस कार्बन की बाकी जो 3 वैलेंसी हैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वाले कार्बन की भी बाकी 3 वैलेंसी को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंडीशंस आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। ये है न्यूमैन और ये है सोहर्स प्रोजेक्शन। अब जब ये प्रोजेक्शन आ गए हैं तब ये बोलते हैं कि दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब जब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आराम से रोटेट हो सकता है। तो रोटेशन के लिए मैं अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ये जो फ्रंट फिंगर है, ये वाला जो राइट हैंड का फिंगर है वो ग्रीन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करे और ये पीछे वाले हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करे, तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप वाली कंडीशन में है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होगा, इनके रिपल्शन कम हो जाएंगे, ठीक है। 2 तरह के रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और एक एटॉमिक रिपल्शन हम लोग बोल रहे हैं। तो एक को बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन, ठीक है। इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में अगर वो ग्रीन वाला जो है ना, फ्रंट वाला, इसको मैं अगर 60 डिग्री से रोटेट करूँ तो 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये आपको कैसा दिखेगा, देखना ध्यान से। फ्रंट वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ, तो बैक वाले को एज इट इज रख रहा हूँ, ये बैक वाले के हाइड्रोजन एज इट इज, और फ्रंट वाले को मैं जो कि ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया था उसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया। तो पहले के कंपैरिजन में ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच में रिपल्शन हो रहे हैं। एटॉमिक रिपल्शन भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होंगे। एटॉमिक रिपल्शन कौन कौन से, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कौन से, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी तो एक लोन पेयर, एक पेयर है, बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पीछे वाले बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होंगे। क्लियर है। तो उनकी वजह से ये अनस्टेबल कंडीशन है। तो ये अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी के थ्रू ये अपने आप को रोटेट करते हैं। 60 डिग्री से रोटेट करने पर हमको ये वाला फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और इसी तरह इससे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशंस है। एक ही मॉलिक्यूल के 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, ये एक दूसरे के क्या है, कन्फर्मेशंस। क्लियर है। ये इंटर कन्वर्टेबल है, आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है। अगर हम लोग टेम्परेचर डाउन करते जाएंगे तब हमको ये एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे दोनों फॉर्म्स, ठीक है, इंडिविजुअली। सिमिलरली अगर इसमें शो करना चाहें तो अभी इस कंडीशन में ये दोनों ओवरलैप कंडीशन है। अगर आपको इस साइड से देखना है, आपको ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन है, ये बैक वाला हाइड्रोजन है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड। तो ये भी एक्लिप्स्ड है हमारा। इसी का जो स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, देखना। इसका स्टैगर्ड फॉर्म कैसा दिखेगा, कौन से वाले को रोटेट करें, फ्रंट वाले को, बैक वाले को, जल्दी से बताइए सोच के। किसी को भी कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। मैं फ्रंट को कर देता हूँ, बैक वाले को एज इट इज रहने दे रहा हूँ। फ्रंट और बैक, अच्छा आप इधर से देखोगे तो आप चेंज भी कर सकते हो, बोलो नहीं ये तो मेरी तरफ है, फ्रंट है और वो बैक है, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं इधर से देख रहा हूँ तो मैंने इसको जब रोटेट किया 60 डिग्री के एंगल से, तो ये ऐसा दिखेगा क्या, सिर्फ 60 डिग्री रोटेट किया, देखना इस वाले को 60 डिग्री रोटेट किया, बस इतना सा। तो ये बाकी सब तो अपने आप रोटेट होना ही है, क्योंकि इस कार्बन को रोटेट किया है तो तीनों के तीनों बॉन्ड रोटेट होने। ये मोर स्टेबल कंडीशन है। जिस तरह से ये स्टैगर्ड थी, ये एक्लिप्स है, उसी तरह से ये एक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है। तो कितनी फॉर्म एग्जिस्ट करती है इथेन की कन्फर्मेशन, 2 नहीं, इनफाइनाइट। ये तो 2, एक तो मोस्ट लीस्ट स्टेबल बताइए और एक मोस्ट स्टेबल बताइए। ये तो मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो 1 डिग्री से करूंगा, तो फिर आप बोलोगे हर एक 1 डिग्री वाली 360 फॉर्म अवेलेबल हो सकती है, ईच 1 डिग्री। पर मेरा जैसा तो कहेगा नहीं मैं तो 0.001 डिग्री से रोटेट करूंगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के कितने कन्फर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हो सकते हैं, है ना। उसमें से जो लीस्ट स्टेबल हैं, इथेन की बात करें तो
लीस्ट स्टेबल कौन सा है? एक्लिप्स। और हाईएस्ट स्टेबल कौन सा है? स्टैगर्ड। बाकी जितने भी फॉर्म्स आएगी ना, ये 0 डिग्री वाली कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग एंगल जो देख रहे हैं ना, नॉर्मल बॉन्ड एंगल नहीं देख रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109, 28 मिनट्स बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे जो मैं डिग्री बात कर रहा हूँ वो है डाईहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल में 3 ही एटम होते हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इन तीनों के बीच में एंगल देख रहे हैं। जबकि यहाँ जो हम देख रहे हैं ना एंगल, वो फ्रंट वाला कार्बन, बैक कार्बन, फ्रंट हाइड्रोजन और बैक हाइड्रोजन। कितने एटम्स हैं? 4। 2 तो कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और 2 कौन है? हाइड्रोजन है। मतलब एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। तो 4 एटम्स के बीच में जो एंगल देखते हैं उसको हम बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। अभी कितना है डाईहेड्रल एंगल? 0। अभी कितना हो गया? 90। अभी 180। इस तरह से कर सकते हैं। इसको आप -90 बोल दो या 270 बोल दो, कोई नाराज नहीं हो रहा, ठीक है। और ये वापस से 0। तो अच्छा, हर एक एंगल पे जितनी भी फॉर्म्स आएगी ना, उस सारी फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं स्क्यू। क्या बोलते हैं? स्क्यू। एक्लिप्स फॉर्म जो है वो 0 डिग्री पे है, स्टैगर्ड फॉर्म है वो 60 डिग्री पे है, और बीच में जितनी भी फॉर्म है वो सब क्या है? स्क्यू। इनफाइनाइट फॉर्म्स कैन बी एग्जिस्ट। ओके। अगर एनर्जी प्रोफाइल बनाए सॉरी, इनका एनर्जी प्रोफाइल बनाया जाए तो एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखेगा? ध्यान से देखें। ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे स्टेबिलिटी थी या अनस्टेबिलिटी थी? अभी बताया था अनस्टेबल थे ना। एक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल होती है बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शन। एटॉमिक रिपल्शन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बोलते हैं, ठीक है। टॉर्सिनल स्ट्रेन वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ये अनस्टेबल फॉर्म है तो ज्यादा एनर्जी की फॉर्म होगी। फिर 60 डिग्री पे देखा जाए तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म आ गई, यहाँ आ गए, फिर वापस आगे बढ़ेंगे इस तरह से कंटिन्यूअसली। ये एनर्जी प्रोफाइल होता है। ये एक्लिप्स फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म, फिर एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर एक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड। क्योंकि हाइड्रोजन ही है सारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार सेम ही आना है। ये वाला वापस 60 डिग्री से घुमाऊंगा तो वापस यही मिल जाएगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, ये तो मैंने दो फॉर्म्स बताइए। बीच में जितनी भी है वो सब क्या है? स्क्यू। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, आगे बढ़ रहे। ये तो हमने लिया था ईथेन। अगर हमने लिया प्रोपेन, क्या लिया हमने? प्रोपेन। तो प्रोपेन को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन से शो करेंगे। तो हम लोग कैसे शो करेंगे? ये फ्रंट, ये बैक। एक पे तो मिथाइल होना ही है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इसका स्टेबल फॉर्म बना दिया मैंने। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन आर देयर, फ्रंट, बैक एंड टॉप वन। 3 कार्बन आर देयर। दिख रहे हैं 3 कार्बन। डॉट वाला जो है वो फ्रंट है, फिर सर्कल है वो बैक वाला है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कितना एंगल दिख रहा है? 60 डिग्री। कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है। 60 डिग्री से रोटेट कर लो, क्या बनेगा? एक्लिप्स फॉर्म बन जाएंगी। पीछे वाले को एज इट इज रख रहा हूं, ध्यान से देखें। फ्रंट वाले को रोटेट करके ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये फ्रंट वाले, ये अभी मैंने हल्का सा वो चेंज किया है, यहाँ पे एंगल बनाया है 0 डिग्री। ओवरलैप करके बनाऊंगा तो दिखेगा ही नहीं ना बॉन्ड, इसलिए ऐसा बनाया है। कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स बॉन्ड अनस्टेबल है, इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे तो भी वैसे का वैसे ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन था, कहाँ गया? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन है तो थोड़ा कम है। यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन रिपल्शन है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। बस बाकी तो सब सेम ही बनना है। ये इधर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं और इधर हम लोग एंगल लिख रहे हैं। कौन सा एंगल? डाईहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल है? डाईहेड्रल। तो इधर भी हम लोग क्या लिख रहे हैं? डाईहेड्रल एंगल। और इधर हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितना नीचे लिखेंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी की बात करेंगे। आगे बढ़े। ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इससे आते हैं। किससे आते हैं? इससे, ब्यूटेन से। कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन्स होंगे, ध्यान से देखें। फर्स्ट
ये फ्रंट वाले तीनों, फ्रंट में CH3, बैक में भी एक CH3 और ये हाइड्रोजन। अब ये सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म है। क्यों? दोनों मिथाइल पास पास में है। मिथाइल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखें तो एटॉमिक रिपल्शन ज्यादा होने वाला है। हाइड्रोजन तो बहुत छुटका सा है, पर मिथाइल तो बड़े ग्रुप है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो मिथाइल मिथाइल का रिपल्शन ज्यादा होने वाला है। बॉन्ड एंगल, डाइहेड्रल एंगल कितना है इसका? 0। तो ये इसको हम बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। अगर इसको हम 60 डिग्री रोटेट करें तो कैसा दिखेगा? बैक वाले को एज इट इज रहने दो, फ्रंट वाले को 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH3H। क्लॉकवाइज रोटेट किया है या ऐसे? ठीक है, वापस से 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, वापस यहां आ जाएगा। पीछे की तरफ में CH3 है ही है, ये H, ये CH3 और ये H। इन तीनों में देखना, ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, ये कौन सी है? स्टैगर्ड है। कौन सी है? स्टैगर्ड है। बट मिथाइल मिथाइल के बीच में एंगल 60 डिग्री है। इसमें और इसमें डिफरेंस देखना वापस, इसमें तो रिपल्शन कम हो ही रहे। फर्स्ट और थर्ड को देखो कंपेयर करके, ये भी एक्लिप्स्ड है और ये भी एक्लिप्स्ड है, लेकिन यहाँ मिथाइल मिथाइल रिपल्शन है और यहाँ रिपल्शन कौन सा है? मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? वो वाली ज्यादा स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक्लिप्स्ड है, जैसे फुल्ली एक्लिप्स्ड बोला ना, इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड। ठीक है, वापस से घुमाओ 60 डिग्री, बोलो बैक वाला एज इट इज, इसको क्या करोगे? ये देखो, मैं दोनों तरफ एरो बना देता हूं, मतलब दोनों तरफ घुमा सकते हैं, हमारी इच्छा है। अब देखिए CH3 और CH3 के बीच में एंगल कितना हो गया? यहां पे CH3 और CH3 के बीच का एंगल 0, ये 60, ये 120, सही है, और ये 180। ये भी कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड है। पर मिथाइल मिथाइल को देख के हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली स्टैगर्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी? फुल्ली स्टैगर्ड। लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी? फुल्ली एक्लिप्स्ड। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टैगर्ड। एनर्जी प्रोफाइल अगर इनका बनाया जाएगा तो इस तरह का बनेगा। सबसे लीस्ट स्टेबल फुल्ली स्टैगर्ड, जो कि है फुल्ली एक्लिप्स्ड, जो कि है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे जाने के बाद स्टैगर्ड बनेगी। स्टैगर्ड स्टेबल है, हाँ जी, देखना कितने डिग्री पे आ रहे हैं? 60। 120 पे जा रहा हूं, वापस देखिए, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन क्या ये और ये, इन दोनों में अनस्टेबिलिटी सेम है क्या? कौन ज्यादा अनस्टेबल है? फुली एक्लिप्स तो सबसे ऊपर रहेगी और ये एक्लिप्स थोड़ी सी ऊपर। कितना एंगल आया है? 120। 120 के बाद फिर से ये कौन सा एंगल है बताना? 180। और इसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट। लोएस्ट मतलब एनर्जी लोएस्ट मतलब हाईएस्ट स्टेबल। फिर वापस इस तरह से कर्व बनता है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी? फुल्ली, बोलो जल्दी, फुल्ली स्टैगर्ड। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? फुल्ली स्टैगर्ड। और ये कौन सी है? फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड। और दूसरे नाम भी है, सिन पेरिप्लानर बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं एंटी पेरिप्लानर। ये सिन क्लाइनल है, ये एंटी क्लाइनल है। इस तरह के नाम है और डिटेल्स में बहुत सारी चीजें करना चाहें तो, पर ठीक है, इतना काफी है। फुल्ली स्टैगर्ड। ये वाली कौन सी? एक्लिप्स्ड है। ये दोनों एक्लिप्स्ड हैं और ये वाली स्टैगर्ड है। तो दो स्टैगर्ड क्यों बनाई मैंने? देखो ये स्टैगर्ड है, इसमें कितना एंगल है? 60। ये मिथाइल इधर भी तो हो सकता था, तो इधर होता तो वो दूसरा वाला स्टैगर्ड बनता। क्लियर है? आ रहा है आराम से? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? हमने बनाया एक ग्लाइकॉल। क्या बना रहे हैं हम लोग? ग्लाइकॉल। CH2OH और OH। क्या बना रहे हैं? ग्लाइकॉल। ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। OH है, ये बैक, ये फ्रंट। बैक पे OH, फ्रंट पे OH। अभी तक तो हम ये कहते आए थे कि एक्लिप्स फॉर्म जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा
अनस्टेबल होती है। अच्छा, इसमें भी आप लोग सोचेंगे कि मैं बना देता हूँ, जल्दी से फास्ट बना देता हूँ, अभी कुछ मत सोचो, अभी बनाने दो, ठीक है। ये OH, ये OH, ये H और ये H, फिर ये 60 डिग्री रोटेट किया, अगेन 60 डिग्री, बोलिए क्या लिखूं, अगेन 60 डिग्री, कैसे लिखें, फिर से OH इधर आ जाएगा, अरे इसे क्या किया, ओके, फिर अगेन 60 डिग्री रोटेट कराओ, हाँ जी, ये OH नीचे, H और H, ठीक है ना यहां तक। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, सुंदर, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मुझे राइटिंग पे, ठीक है, आप सोच सकते हैं, आई होप सो कि आपको दिख रहे हैं। OH OH डाइहेड्रल एंगल बताइए, 0, 60, 120, 180, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। हम लोग सोचते हैं कि ये वाली मोस्ट स्टेबल होगी क्योंकि इनके बीच में 180 एंगल है, लेकिन नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। ये ज़्यादा स्टेबल होती है क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाली जो 60 डिग्री एंगल वाली जो है ना, तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल है वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। देखना ध्यान से, होना तो ये चाहिए था, लेकिन हो जाता है क्या, देखना क्या हो जाता है, यहां से ये वाले कौन सी फॉर्म है, 60 डिग्री वाली, बात समझ में आ रही है। किससे स्टेबल हो गया, फुल्ली स्टैगर्ड से। ये फुल्ली स्टैगर्ड है 180 वाला, उससे भी नीचे चला गया। वो कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, बोलते हैं गॉज फॉर्म। क्या बोलते हैं, गॉज। 60 डिग्री एंगल जब भी होगा ना तो क्या बोलेंगे, गॉज। मैंने पीछे नहीं लिखा था, ये वाला जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, गॉज। इस गॉज फॉर्म की वजह से 0.9 किलो कैलोरी एनर्जी चेंज होते हैं। जो डिफरेंस आ रहा है ना 0.9 का आता है, मिथाइल मिथाइल के रिपल्सन की वजह से, गॉज फॉर्म बोलते हैं हम इसको। ये सबको समझ में आ गया है, तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक दो चीज़ें और बता देता हूँ पहले ही, आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं जानबूझ के ध्यान से देखेंगे, आपको पूछते क्या है और देते क्या है, ठीक है। देखना ध्यान से, आपको पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन आजकल, पूछते हैं कि एक दो तीन चार, हाँ, इन दोनों में रिलेशन पूछते हैं। बच्चा क्या करता है, देखता है ये तो स्टैगर्ड है और ये क्या है, एक्लिप्स्ड है, तो क्या है एक दूसरे के कॉन्फर्मर्स। क्या ऑप्शन देते हैं देखना, क्या है एक दूसरे के कॉन्फर्मर्स, दूसरा वही इनेंशियोमर, फिर डाइस्टीरियोमर, और तीसरा देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, चौथा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे ना, ये नंबरिंग करते हैं हम लोग। नंबरिंग करेंगे कैसे, नंबर 1 किसी को भी दे सकते हैं, इस जिससे क्लोरीन अटैच है उसी को नंबर 1 दे दूं। फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे ये मिथाइल लगा हुआ है 3, और एक मिथाइल और है। मतलब अगर इसका मैं चेन बनाऊं ना, कैसा दिखेगा, 3 कार्बन है, फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है, Cl, पीछे वाले पे एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ये समझ में आया सबको। फ्रंट कार्बन के कौन से ग्रुप है, यही तो है फ्रंट कार्बन, जो मैंने पूरा डॉट से अटैच किया, उस पर कौन कौन ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तो बनाया हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, और बैक वाले पे ये लगे हुए हैं। इसी तरह इसको भी बनाना चाहिए हमको। फ्रंट वाले पे कौन लगा हुआ है, CH2Cl और H, बैक वाले पे
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम है क्या? 1 2 3 4, इसकी नंबरिंग करो तो 1 2 3। स्ट्रक्चर में भी कौन से हैं, चेन है या पोजीशन है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? नंबर ऑफ कार्बन 3 इन द मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन 4, चेन आइसोमर है। बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए कुछ सवाल करते हैं, ध्यान से देखें, बहुत आसान आसान चीजें करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। एक ही कार्बन है बेचारा, क्या ही शो करेगा, है ना? अच्छा ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। पीछे ऑक्सीजन है, फ्रंट कार्बन, मतलब 2 एटम है और उसके हाइड्रोजन भी अलग अलग पोजीशन में हो सकते हैं, ठीक है? तो ये शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है। ये आपने अगर पेरोक्साइड ढंग से पढ़ा है तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर या ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग। ये वाली फॉर्म में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, देखो अपोजिट, ठीक है? ये भी कंफर्मेशन है, ये भी इसके कंफर्मर है, ये भी शो कर सकता है, ये तो ऑब्वियसली शो कर ही सकता है। और इसके बारे में ये तो करेगा ही, इसको कौन रोकेगा? अभी तो बड़ा पढ़ा है हमने। कौन कौन है? बी डी ई एफ, 4th आंसर है, आसान हो गया है। तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, पार्शियल एक्लिप्स, एक्लिप्स, स्टैगर्ड और गॉज। ब्यूटेन की बात हो रही है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, कहाँ गया हमारा? ये रहा ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। देखो इन्होंने नाम अलग दिए हैं, पार्शियली एक्लिप्स्ड, इसको क्या नाम दिया है? पार्शियली एक्लिप्स्ड। बताओ, गॉज या स्टैगर्ड? अच्छा इसको गॉज बोल दिया है, फुल्ली स्टैगर्ड को स्टैगर्ड बोला है और इसको स्टैगर्ड को क्या बोला है? गॉज। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसका एंगल 180, एक्लिप्स का 0, पार्शियल एक्लिप्स का 120, 60 पे तो गॉज होगा, 60 डिग्री पे गॉज, 0 डिग्री 60 डिग्री गॉज, 120 180। नाम ध्यान रहेंगे, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया उस हिसाब से एक्लिप्स्ड, गॉज, पार्शियली एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। क्लियर है? कंफ्यूज करे कैसे भी, फुल्ली पूछ ले, हाफ पूछ ले, पार्शियल पूछ ले। एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, इथेन के स्टैगर्ड फॉर्म में पूछा है। इथेन बोले तो 60 ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो यही है 60, कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। In the given 4 conformational isomers, which of the following has the minimum torsional strain and minimum steric strain? Steric strain atomic strain को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? एटॉमिक रिपल्शन को क्या बोल रहे हैं? स्टेरिक। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखें। ये कौन सी फॉर्म है बताना जरा? एक्लिप्स है या स्टैगर्ड है? एक्लिप्स है। एक्लिप्स फॉर्म में एटम के बीच में जो रिपल्शन है उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक स्ट्रेन या एटॉमिक रिपल्शन। दूसरा कौन सा है? टॉर्सिनल स्ट्रेन, जो मैंने आपको नाम बताया था। ये क्या है? बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्सिनल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्लिप्स वाली फॉर्म में तो हाईएस्ट होंगे ये दोनों, और स्टैगर्ड वाली फॉर्म में कम होंगे। मिथाइल आइसोमर में सबसे कम पूछा है, बताओ। ये देखो मिथाइल झगड़ रहे हैं, यहां पे मिथाइल झगड़ा कर रहे हैं। अब देखना, ये 60 डिग्री, ये भी 60 और ये 60, 3 गॉच हो गए ना एक तरह से, 3 बार 60 डिग्री। रिपल्शन तो है ही। इसमें देखना, इधर 60 और इधर 60, और ये दोनों का क्या है? 180। कौन सा ज्यादा है, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सबसे स्ट्रेन कम किसमें? सेकंड आंसर हो गया। दिख रहा है मिथाइल झगड़ा कर रहे हैं, 0 डिग्री है दोनों के बीच में, ये 0 डिग्री। ओ हो, झगड़ा ज्यादा है तो अनस्टेबिलिटी आनी है, ऑब्वियस सी बात है। इधर क्या कहोगे? ये भी गॉज इसका है, ये इसका गॉज है और वो इसका गॉज है, तीनों में 60-60 डिग्री का एंगल है, ज्यादा स्ट्रेन आएगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे 180 है। दिख रहा है सबको? आगे बढ़े, आंसर हो गया। The pair of structure represent,
नंबरिंग कर दिया करो, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करूँ, इससे या पीछे वाले मिथाइल से? ध्यान से देख के बताओ। 4 कार्बन चेन है, ये फ्रंट कार्बन है, ये इससे अटैच है, ये बैक कार्बन है और बैक कार्बन है। सेकेंड यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, देखना 1 2 3 और 4। सेकेंड पे क्या लगा हुआ है? Cl। दिख रहा है सबको सेकेंड पे Cl है, और यहाँ पे तो फर्स्ट पे Cl है। नहीं, फर्स्ट पे, इसी को तो नंबर 1 दूंगा। 1 फिर 2 फिर 3 वाला फ्रंट वाला, ये 4। बताओ कौन से आइसोमर है? कुछ सोच रहा है क्या? पोजिशनल आइसोमर। कैसे? 1 क्लोरो है और एक क्या है? हाँ 4 क्लोरो 2 क्लोरो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको 1 क्यों दिया। देखना, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे CH2 Cl लगा दिया मान लो। अब नंबर 1 किसको दोगे? आप देखना नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। आप ऐसे लिख दिया करो 1। ये किससे अटैच है? ये 2। ये पीछे वाला 3। ये कौन सा था? डॉट वाला, और ये सर्कल वाला। और इससे अटैच कौन है? CH2 Cl। किसको नंबर 1 दोगे? ऑब्वियस सी बात है, इसी को दोगे। क्लियर है? श्योर? आंसर पोजिशनल आइसोमर्स। रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट अ मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कंफर्मर ऑफ N-ब्यूटेन। मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन जो होता है ना, उसमें दोनों मिथाइल साथ में ही रहते हैं 0 डिग्री एंगल से, और मैक्सिमम स्टेबल में कितने रहते हैं? कहाँ रहते हैं? 180। तो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ में, ऐसे ही कुछ। तो 0 से 180 जाना है, ये तो बोल रहा है। ये तो कौन सा है? कौन सा है? मिनिमम। मिनिमम स्टेबल। ये कौन सा है? मैक्सिमम स्टेबल। तो रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मर्स फ्रॉम मिनिमम स्टेबल, बताइए 180। क्लियर है? Which conformation of butane will have the minimum energy? Minimum energy मतलब मोस्ट स्टेबल। कौन है? गॉच में 60 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री। सेकेंड स्टेगर्ड वाले में in the following the most stable conformation of N-ब्यूटेन। ये देखो झगड़ा, ये देखो 60 डिग्री, ये भी स्टेगर्ड, ये भी स्टेगर्ड, ये फुल्ली स्टेगर्ड है ना 180। दिख रहा है सबको? अच्छा, सबसे हाईएस्ट स्टेबल थर्ड, फिर कौन सा है? फर्स्ट? फर्स्ट या सेकंड? स्टेगर्ड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, थर्ड के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। फोर्थ में तो देख लो ना, महायुद्ध हो रहा है। Which of the following conformer for the ethylene glycol is most stable? ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया एक तरह से। हाँ जी, ये तो 180 है, ये 120, ये 0, ये हो गया गॉच वाला। ठीक है। The correct statement regarding the comparison of staggered and eclipsed conformation of ethane is the staggered conformation of ethane is less stable. Staggered less stable होता है क्या? अरे staggered less stable होता है क्या? The eclipsed conformation of ethane is more stable होता है क्या? ये नहीं ना। The eclipsed conformation of ethane is more stable होता है क्या कभी? The staggered conformation of ethane is more stable than eclipsed। ये पता नहीं क्यों क्वेश्चन पूछा है, ये आया हुआ है ना। अरे पढ़ना है क्या पूरा? Because staggered conformation has no torsional strain। ठीक है। नो बोलना तो ठीक नहीं होता वैसे, मेरे हिसाब से तो बोलना चाहिए मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन। देयर विल बी सम रिपल्शन, है ना। मिनिमम बोलना ज़्यादा बेटर होता है। विद रेस्पेक्ट टू द कन्फर्म, तभी तो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, फिर कैंसिल लिखा हुआ तभी तो आता है। इस तरह के बीच में कुछ वर्ड्स अगर गलत डाल देते तो। विद रेस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ ईथेन, ईथेन की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, कन्फर्मेशन जब कर रहे हैं ना हम लोग, तो बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होता हमेशा, और बॉन्ड एंगल में, एंगल में चेंजेस आते हैं? बताओ किस में चेंज आते हैं? फिर डाइहेड्रल एंगल चेंज होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में भी चेंज नहीं होता और बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ हाँ। वैसे देखा जाए ना, हम लोगों ने बना तो उसको ऐसे दिया था, पर वो ऐसा होता नहीं है। कैसे होता है?
ऐसा। तो ये वाला जो एंगल है कितना होता है 109, ठीक है। ये एंगल तो हर बार ही ऐसा ही रहेगा, ये अगर इधर भी आ जाएगा ना तब भी ये वाला एंगल तो 109 ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये रोटेट करके इधर आए चाहे इधर आए, ये एंगल तो वही रहेगा। डायहेड्रल एंगल चेंज होते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ईथेन 0, सोचना ही नहीं। अरे इतना आसानी आते हैं, देखो आप इतना टेंशन नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ 2,3-ब्यूटेनडाइऑल, ध्यान से देखेंगे। अब हमने रट्टा मार रखा है, गॉच गॉच है, यहाँ पे भी गॉच है, अब क्या है ना, OH में 60 डिग्री होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये तो आंसर है नहीं, सीधी बात है, ये तो वैसे नहीं है। अब इन दोनों तीनों में कंपेयर करो, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। अब इन दोनों में 60 डिग्री और इन दोनों का एंगल 180, इन दोनों में गॉच दिख रहा है 60 डिग्री, रिपल्शन होगा, इन दोनों में भी दिख रहा है रिपल्शन, तो बेस्ट कौन सा हो गया, थर्ड। ध्यान रहे OH में तो अच्छी बॉन्डिंग है गॉच पे, लेकिन ये भी चेक करें कि दूसरे जो ग्रुप है उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। क्लियर है? हाँ जी, मिथाइल मिथाइल दूर दूर है ना, बाकी सब में देखो ये पास है, ये पास है और ये भी पास है। और ऑब्वियसली बात है OH पैरा नहीं, स्टैगर्ड वाली कंडीशन में वैसे अनस्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स आर। अब ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, इसके क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे इजी वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ, या तो 2 तरीके हैं इजी दोनों, एक तो RS निकाल लो और दूसरा आप इवन चेंजेस कर दो। तो सबसे आसान जो मुझे लगता है वो है इवन चेंजेस। कैसे? एक को एज इट इज रहने दो, दूसरे में इवन चेंजेस कर दो। अगर दूसरा भी सेम दिखने लग जाए ना तो बात करेंगे। इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ, इसको इवन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इवन चेंज जब भी करें, इवन चेंज हमने सीखा था ना उस दिन, तो इवन चेंज जब भी करें एक ही कार्बन पे करें। जैसे इस कार्बन पे कर रहे हैं तो इसी पे तीनों ग्रुप चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं इसका मिथाइल ला के यहाँ चिपका दिया तो फिर वो चेन चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना। मान लीजिए आपने OH इसको यहाँ इसकी बजाय इस कार्बन पे लगा दिया, तो वो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे अमिताभ बच्चन नंबर 1 2 ब्रोमो है और आपने OH इवन चेंज करके OH यहाँ लिया है तो 2OH हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो वो चीज़ वो नहीं करनी है, वो काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, इवन चेंज करना है, एक ही कार्यल सेंटर पे करना है। तो ध्यान रहे इससे मैचिंग खेलना है हमको, इससे मैचिंग करना है। तो नीचे वाले में COH को नीचे लाना है। COH को नीचे ले आऊँ क्या, ये लिख दूँ, तो ये Br कहाँ आ जाएगा, यहाँ पहला चेंज हो गया। अब Br को मैं उधर भेज दूँ तो इधर कौन आ जाएगा, H। ठीक बात, इसमें चेंज करके देखो। ये मिथाइल ऊपर भेजना है, हाँ ना बोलो, मिथाइल ऊपर भेजा, H यहाँ आ जाएगा। फिर एक ये तो एक चेंज हुआ ना, H को इधर भेजूंगा तो इधर क्या आएगा, OH। अब इन दोनों को कंपेयर करो, क्या इस वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या, एक कार्बन पे सेम है, दूसरे पे सेम है, तो क्या है, टेंशन ही नहीं। क्यों फालतू RS करके परेशान होना है, समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, 2 कंपाउंड गिवन बिलो R, यहाँ पे भी ऐसा ही है, पर हाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज है। मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन पे जो मॉलिक्यूल होता है ना, फिशर वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसको आउट ऑफ द प्लेन कभी नहीं घुमाए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। आउट ऑफ द प्लेन कभी नहीं, आउट ऑफ द प्लेन मतलब ऐसे करके इसको ऐसे घुमा दो तो दोनों H इधर आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं करना है। हाँ, प्लेन ऑफ द पेपर पे घुमा सकते हैं हम लोग इसको, फिशर प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग प्लेन ऑफ द पेपर क्या घुमा सकते हैं, 180 घुमा सकते हैं। तो मैं इसको 180 घुमा रहा हूँ, ये तो अलाउ है, ये कभी अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, आपको बताया था मैंने, फिशर में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना वो टुवर्ड्स द व्यूअर होती है। अगर आपने उसको आउट ऑफ द प्लेन घुमाया तो ये जो टुवर्ड्स द व्यूअर है वो कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो कॉन्फ़िगरेशन ही बदल जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग अगर इसको प्लेन ऑफ द पेपर पे घुमाएंगे तो ऐसे ही रहेगा ना। देखो इसको पूरा, इस बोर्ड को तो मैं घुमा नहीं सकता, इस मॉलिक्यूल को घुमा रहा हूँ, प्लेन ऑफ द पेपर पे घुमा दिया तो ये जो हमारे टुवर्ड्स द व्यूअर है वो टुवर्ड्स द व्यूअर ही रहने वाले। तो इसको मैं प्लेन ऑफ द पेपर पे घुमा रहा हूँ। क्यों घुमा रहा हूँ, क्योंकि I नीचे है ना हमारा, अरे I और Cl नीचे है ना, और इसमें भी I और Cl ऊपर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, ऐसा भी आएगा देखना, तो फिर टेंशन ही नहीं लेना, फिर तो सॉल्व क्यों करना है, दिमाग लगाना बस, सिंपल सा।
इन दोनों में क्या रिलेशन है जल्दी बताओ। तो आपको ये देखना है कि आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है क्या उसी से Cl अटैच है क्या इसमें? नहीं, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर से। पोजिशनल आइसोमर हो गए एक तरह से। अरे Br की पोजीशन Cl की पोजीशन चेंज हो गई, तो फिर क्या आइडेंटिकल क्या एनेंशियोमर, क्या करना है टेंशन लेके? कुछ भी नहीं हुआ फिर तो। ये क्या है दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर बोलो। ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल नहीं हो तो क्या होगा? रीजियो आइसोमर भी हो सकता है, रीजियो आइसोमर। रिंग चेन, चेन, पोजिशनल, मेटामर, और कौन सा था? टोटोमर, और जो 6 तरह के हमने पढ़े ना, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, मेटामर, टोटोमर और फंक्शनल ग्रुप। ये 6 के 6 जो है ना, इनको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, रीजियो आइसोमर भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोल सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसको, इस वाले को रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 180 रोटेट करूंगा। आप लोगों को करना है, बताइए कैसे दिखेगा। यहाँ क्या लिखूं? Br, ठीक है। 180 रोटेट करते ना, तो इनको क्रॉस करना हमेशा। देखो ये दोनों है ना, तो ऐसे हो जाएंगे। देखो ध्यान से, मिटा नहीं, अच्छा हुआ। देखना ऐसे होंगे। 180 का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे H, और ये दोनों भी चेंज D। ठीक, चेंज नहीं किया क्या? अच्छा, क्या यहाँ पे H और D। अब देखो कंपेयर करो। अब हमको इसको कंपैरिजन करने के लिए इवन चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाले कार्बन पे इवन चेंज कर रहा हूँ, इस पे इवन चेंज कर रहा हूँ। I लाया इधर, Cl लाया इधर, फिर Cl उधर और H इधर, 2 बार हो गया चेंज। वापस इसमें देखो, Br लाऊंगा इधर तो D इधर, फिर D को वापस इधर ले जाऊंगा। ओहो, D इधर, मतलब Br इधर और D इधर। D जब यहाँ है तो D को वापस यहाँ ले जा रहा हूँ और H इधर। अब देखो मैच करके, सेम दिख रहा है क्या? नहीं, वापस कर देते, रुको। पहली बात तो इसको 180 रोटेट किया तो सही किया कि नहीं किया वो देख लो पहले। सही है, ओके। नीचे वाले कार्बन पे I लाना है हमको, यहाँ पे I यहाँ लाए तो यहाँ Cl, फिर Cl इधर आएगा, इधर H, वापस इधर देखेंगे। D को ऊपर ले जाना है ना, तो D को ऊपर ले जाऊं तो D यहाँ, तो Br यहाँ, फिर Br को इधर लाऊंगा और यहाँ पे H। अब रिलेट करके देखो, ये बॉटम और टॉप वाले दोनों ग्रुप सेम कर दिया करो, फिर बाद में चेक किया करो, है ना। आ रहा है क्या? 2 बार चेंज कर लिया हमने। अब बताओ क्या रिलेशन है? मीजो तो हो ही नहीं सकता कभी। अरे इसको मैं उठा के उसके पास रख के दिखाऊंगा। मिरर इमेज नहीं दिख रहा है क्या इसका? मिरर इमेज दिख रहा है क्या? देखो इधर मिरर, मिरर में सामने कौन? Cl के सामने Cl, I के सामने I, D के सामने D। मिरर इमेज नहीं है। और जब मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। क्लियर है? इवन चेंज करना ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू RS। बट हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है पूरे साल भर कि हाँ RS मुझे आता है और आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो फिर आपको RS के थ्रू ही करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप इवन चेंजेस के थ्रू कर सकते हैं। इवन चेंजेस में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये फिर से ऑप्टिकल और दोनों आ गया है, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये हमने पढ़ ही लिया है। टॉटोमेरिज्म के लिए आपको बताया क्या? अल्फा हाइड्रोजन और अनसैचुरेशन वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? ये वाले कार्बोनाइल हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, साइनाइड हो गया, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ना वो देते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या ये दे सकता है? नहीं। क्या ये दे सकता है? यहाँ से दे सकता है ना। और इसका अल्फा ये रहा, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, टॉटोमेरिज्म तो दे देगा। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? ध्यान से देखो, ऑप्टिकल एक्टिव है ये। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन ढूंढो, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो। इस कार्बन को देखो ध्यान से मेरी नजर से। एक मिथाइल है, इधर CH डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, 3, और चौथा कौन? हाइड्रोजन। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन हो गया क्या? तो टोटोमर भी दे सकता है और ऑप्टिकल भी दे सकता है। इसको देखो, ये टोटोमर दे सकता है क्या? हाँ जी,
कहाँ से? कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 5 है। इधर टोटोमर दे सकता है? अरे यहाँ से देवे, चाहे यहाँ से देवे, और चाहे यहाँ से देवे, दे सकता है ना टोटोमर, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दे सकता। तो आंसर क्या है? सेकंड। ठीक है, आज के लिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में।